एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहती थी। शारदा पैसों के लिए पागल थी और अनामिका गहनों के लिए पागल थी, पर वो परिवार बहुत ही गरीब था, इसीलिए उनके मनचाही पैसे और गहने कभी नहीं मिल सके। शारदा का बेटा छोटा सा एक क्लर्क के रूप में नौकरी करता था और अपने परिवार को चलाता था। रमेश को जितनी तनख्वाह मिलती थी नौकरी से, वो परिवार चलाने लायक पर्याप्त नहीं था। तभी एक दिन शारदा अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, कल रात मैंने एक बहुत ही बढ़िया सपना देखा। मेरे हाथों में पैसे, मैं पैसों के गद्दे बना के सो रही हूँ। ऐसा तक कि मेरी साड़ी भी पैसों से ही बनी हुई है। अगर वो सपना सच हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। मैंने भी कल एक बहुत अच्छा सपना देखा, पर पैसों से लेकर नहीं था। सोने का बंगला था और मैं सोने के प्लेट में खाना खा रही थी। सोने के ग्लास में मैं पानी पी रही थी। तभी मेरे पति ने सोने के बक्से में मुझे बिरयानी लाके दिया। जब मैं बिरयानी खा रही थी, तभी वहाँ एक भिखारी आया। मैंने उसे एक बस्ता भर के सोने का बिस्किट दिया। वो बहुत खुश होके वहाँ से गया सासू माँ। फिर मेरा एक पालतू कुत्ता वहाँ पर आया। जब वो हंस रहा था, उसके सारे सोने के दांत बड़े खूबसूरती से चमक रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं उठा के तुम्हें फेंक दूंगी। ये कोई सपना है? अगर तुम कहो कि सब सोने का हो गया, तुम्हारा खाना भी सोने का हो गया, फिर तुम कहोगे उस सोने को तुमने खा भी लिया। मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह दो। ये क्या सासू माँ, आपने कहा तो मैंने सुना, अब मैं कह रही तो आपको नहीं सुनना है। इसका मतलब आपका सपना सपना, मेरा कुछ नहीं। ठीक है बेटा, काम कर लो। खाना पकाना भी बाकी है, कपड़े धोना है, घर की भी साफ सफाई करनी है। मैं एक चुटकी में सब कुछ कर दूंगी सासू माँ, आप बस देखिए। अनामिका शारदा जब ऐसी बातें कर ही रही थी, तब सड़क से माइक की आवाज आने लगती है। वहाँ एक आदमी कुछ कह रहा था। वो आदमी कह रहा था कि कोई महापुरुष स्वामी जी हमारे गांव में आके एक दिन के लिए रहने वाले हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग जाके उनसे बात कर सकते हैं। सास बहू उस इंसान की ये सारी बातें सुन के घर पे ही बैठ के बहुत उत्साहित हो जाती हैं। कल कैसे भी करके स्वामी जी के पास जाके मैं आशीर्वाद लूंगी। मैं जाके कहूंगी, मेरे हाथ पैसों से भरे होने चाहिए, ऐसा कोई आशीर्वाद दे। जब स्वामी जी ऐसे आशीर्वाद देंगे, तब मेरे हाथों में पैसे ही पैसे होंगे। कल मैं भी स्वामी जी के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मैं जिस चीज को छूं, बस वो सोना हो जाए। फिर देखिए मेरा जलवा। अभी से हम लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? कल जब हम स्वामी जी के पास जाएंगे तो अपनी अपनी इच्छा मांग लेंगे, फिर जो करना होगा करेंगे, है कि नहीं? ठीक है सासू माँ, आपने जो कहा वो सही है। अभी फिलहाल मैं अपना काम करती हूँ। सास बहू ऐसी बातें करते हैं, फिर वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। पर उन दोनों के ही मन में उद्देश्य गलत थे। अनामिका सोच रही थी कि सासू माँ की मन की मुराद पूरी ना हो, और शारदा वो भी सोच रही थी कि बहू की इच्छा पूरी ना हो। इस तरह दोनों मनी मन सोचते हैं और अगले दिन स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी ध्यान में थे। जिसे जो चाहिए था वो उन्हें वही वरदान देते हैं। जब शारदा अनामिका स्वामी जी के पास गई, स्वामी जी उनसे बात करने लगे। देखो बेटा, आप दोनों के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर दोनों की ही इच्छाएं अलग अलग हैं। इसीलिए आप दोनों को मैं एक बात कहूँगा। 2 इच्छाओं के बदले मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम निर्धारित करो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम दोनों को 5 मिनट का वक्त देता हूँ, जल्दी सोच के बताओ। स्वामी जी की ऐसी बातें सुन के शारदा अनामिका आश्रम से बाहर निकल आते हैं। वो अपने मनी मन बड़बड़ाने लगते हैं। फिर एक दूसरे को देखकर उन्हें बड़ा गुस्सा आने लगता है। मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पैसे लाके दे दूंगी। उन पैसों से तुम्हें जितनी मर्जी उतने गहने खरीद लो। आप तो बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगी। मैं कुछ गहने आपको दे दूंगी। उन गहनों को बेच के आपको जितने पैसे चाहिए अपने पास रख लीजिएगा। अब आप मेरी इच्छा पूरी होने दीजिए, समझी? ठीक है बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, अब पैसों के लिए क्या पागल होना। तुम ही अपनी इच्छा पूरी करो। मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ, चलिए अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर शारदा और अनामिका स्वामी जी के पास जाती है। स्वामी जी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जो मांगा वही होगा। तथास्तु। स्वामी जी के कहने के बाद दोनों घर लौट जाती है। उस रात अनामिका को बुरा सपना आता है। उस सपने को देखकर वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाती है। सुबह सुबह उठ के उसे काम करते हुए देख शारदा उसे बड़ा आश्चर्य होकर देखती है।
क्या हुआ सासू माँ, आप इस तरह से मुझे क्यों घूर रही हैं? तुमने अपने बाल देखा? वो सोने के हो गए हैं। तुम्हारे सारे बाल सोने में बदल गए हैं। शारदा की बातें सुन के अनामिका शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए जाती है। वो अपने बालों को देखकर आश्चर्य हो जाती है। फिर सास बहू दोनों अपने बालों को काट के उसे बेच देती है। उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। जब वो पैसे लेके घर लौट रहे थे, कुछ लोगों को पता चल जाता है अनामिका के बालों के बारे में। कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं और कुछ लोगों ने अनामिका के बालों के लिए उसे मारने का ही सोच लेते हैं। ये सब की कोई जरूरत नहीं, ये लोग तुम्हें मार ही देंगे। तुम्हें अभी स्वामी जी के पास जाना चाहिए, चलो। हाँ सासू माँ, जल्दी चलिए स्वामी जी के पास, नहीं तो ये लोग कभी भी मेरी जान ले सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलिए स्वामी जी के पास। अनामिका शारदा स्वामी जी के पास जाके बताती है कि उनका ये सोने का प्यार जानलेवा बन चुका है, इसीलिए बालों को पहले जैसा कर दिया जाए। स्वामी जी ये सुन के मुस्कुराते हैं और उसके बाल पहले जैसे कर देते हैं। देखो माँ, इच्छाएं तो बहुत है, पर वो इच्छाएं जो आपको खुशी दे, आपके परिवार को खुश रखे, वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जब आपकी खुशी दूसरों की खुशी के साथ जुड़ी होगी, तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। इसी में परिवार का भी सुख छुपा हुआ है। इसी में सबसे बड़ी प्राप्ति है। आज के बाद छोटी छोटी चीजों में खुश रहा करो। परिवार की खुशी में ही तुम सभी का खुशी छुपा हुआ है। ठीक है स्वामी जी, आज से मैं कोई लालच नहीं करूंगी। ना मुझे सोना चाहिए और ना ही मुझे पैसों की लालच है। अब से मैं ऐसे ही खुश रहूंगी। उस दिन से अनामिका अपनी सासू माँ का, अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और बिना किसी चीज के आस किए वो खुशी खुशी जीवन बिताती है। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहती थी। शारदा अनामिका को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाती थी और बहुत अच्छे से देखभाल किया करती थी। ऐसा तक कि रमेश भी अनामिका को कभी परेशान नहीं करता था। इस तरह ससुराल में अनामिका बहुत सुखी जीवन बिता रही थी। अपने ज्ञान और बुद्धि के बलबूते वो नए नए प्रयोग किया करती थी, जो कि अच्छा निकलता था। इसीलिए उस गांव के लोग भी अनामिका को बहुत पसंद करते थे। अनामिका और रमेश के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे छोटे होने के कारण बहुत ज्यादा शरारती थे। बेटा रमेश, गर्मियों का मौसम है, सावधानी बरतना होगा। आज चिलचिलाती धूप रहेगी, ऐसा समाचार में बताया। हाँ माँ, मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ एसी भी है, पर आप लोग तो घर पे रहते हैं, यहाँ गर्मी से ज्यादा परेशानी होगी। हाँ बेटा, मैं तो गांव वालों से कह ही रही थी कि चलो पेड़ लगाते हैं। मैं तो सबके भला के लिए कह रही थी, पर क्या कोई सुनने वाला है? ठीक है माँ, देखो तुम्हारी बहू आ रही है। क्या हुआ सासू माँ, किस बारे में बातें कर रहे हैं? अरे बेटा, गर्मी बढ़ रही है ना, उसी बारे में हम बात कर रहे थे। इस बार सुना है गर्मी बहुत ज्यादा है। उधर एक बुजुर्ग इंसान धूप में चकरा के गिर गए, बेचारे बेहोश हो गए, पता है आपको? ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ऐसा कह के रमेश ऑफिस चला जाता है। फिर अनामिका को बाजार में कुछ काम था, इसीलिए वो बाजार निकलने लगती है। बच्चे सो रहे हैं बेटा, तुम बाजार जा रही हो? हाँ माँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं लौटते वक्त ले आऊंगी। बच्चे सो रहे हैं, उनके उठने से पहले वापस आना है। मुझे भी बाजार जाना था बेटा, बहुत दिन हो गए बाजार गए हुए। ठीक है सासू माँ, पर धूप बहुत तेज है, आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं बेटा, अब काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। पहले के जमाने में गर्मी बर्दाश्त होती थी, पर अब तो बहुत मुश्किल हो जाती है। चलो चलते हैं। ठीक है सासू माँ, फिर हमें बच्चों को भी साथ ले जाना होगा। ठीक है बेटा, बच्चों को उठने दो, फिर साथ ले चलते हैं। इस तरह कह के सासू माँ और बहुरानी बाजार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ के एक बुजुर्ग महिला तरबूज बेच रही थी। सुबह में ही धूप बहुत तेज थी। शारदा, अनामिका और बच्चे छांव के लिए पेड़ के नीचे जाते हैं। इस तेज गर्मी में बच्चों को लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गर्मी बहुत है, बच्चों को निर्जलित कर सकता है। तुम सभी लोग सावधान रहना। आपने सही कहा, पर हम ये सब जानते हैं, आप अपना काम कीजिए। मैंने बच्चों को देखा तो बहुत बुरा लगा तो कह दिया। क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने तो भलाई के लिए ही कहा। अच्छा ठंडा तरबूज है, खाओगे क्या?
नहीं दादी। मेरा कोई नहीं है। 2 दाने के लिए मुझे लोगों के घर में भीख मांगनी पड़ती थी। अब मैं काम तो नहीं कर सकती, इसीलिए तरबूज बेच रही हूँ। अब मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अब अपने पैर पे खड़ी हूँ। बहुत अच्छा काम किया। आसपास कोई शीतल पेय का दुकान नहीं है, नहीं तो हम कुछ अच्छा पी सकते थे ना सासू माँ। हाँ बेटा, पसीने से पूरा शरीर जल रहा है। तुम लोग ऐसा कहोगे तो बेचारे बच्चे क्या कहेंगे? उनके लिए तो और तकलीफदायक होगी। हम तो अपने मुंह से बोल भी सकते हैं, पर वो तो बोल भी नहीं सकते। अरे दादी माँ, मैंने आपसे कहा ना मुंह बंद रखने के लिए। जो मुंह में आ रहा है वो कह के हमें क्यों परेशान कर रही है? जब शारदा बुजुर्ग महिला को डांट रही थी, तब तक बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से बच्चे रो रहे थे, जिस वजह से अनामिका को बहुत बुरा लगता है। उसे उदास देखकर शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। अरे बच्चे रो रहे हैं सासू माँ। यहाँ की हवा भी ठंडी नहीं है, बहुत गर्म हवा है। चलो हम अपना घर वापस चलते हैं। मैं ऑटो ढूंढ रही हूँ सासू माँ, जैसे एक ऑटो मिल जाए हम वापस घर चलेंगे। आज इस तरफ कोई ऑटो नहीं आने वाला। इस गली के अंत में एक पुल बन रहा है। आज ही नहीं, पूरे अगले 1 हफ्ते पर इधर कोई ऑटो नहीं आने वाला। हम यहाँ गर्मी से मर रहे हैं और आप परेशान किए जा रही हैं। हमने आपसे पूछा? हाँ बताइए। अगर आपने और एक शब्द कहा तो मैं आके आपकी मुंह तोड़ दूंगी, देख लीजिए। सासू माँ, आप उनसे इस तरह क्यों लड़ रही है? चलिए हम चलते हैं। पैदल चल के जाना हमारे लिए कठिन नहीं होगा बेटा। अगर बच्चे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो उसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ सकता है बेटा। गर्म हवा से उनका शरीर तप रहा है और ये सब कुछ हुआ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। सासू माँ, सिर्फ आपका ही नहीं, मेरी भी बहुत बड़ी भूल है। मैंने सोचा था बच्चों को लेके जल्दी वापस आ जाएंगे, इसीलिए मैं उन्हें साथ ले आई, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। समाचार में उन्होंने कहा भी था कि आज बहुत धूप होगी, पर हमने परवाह नहीं की। ठीक है ना सासू माँ, पहले चलिए हम घर चलते हैं, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे भी धूप में नहीं निकलते हैं ना। तुम लोगों को चल के जाना होगा, कोई रास्ता नहीं। ये ठंडा ठंडा तरबूज खा लो, इस धूप में अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। आखिरकार शारदा और अनामिका उस बुजुर्ग महिला की बातें मान के उसका तरबूज खा लेती है। जब वो तरबूज खा ही रहे थे, अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। जल्दी से वो एक तरबूज उठाती है और उससे वो छतरी बना लेती है और बच्चों के ऊपर वो छतरी रख लेती है। अनामिका की करतूत देख के शारदा और वो वयस्क महिला दोनों आश्चर्य हो जाती है। अनामिका की इस तरकीब से वो बहुत खुश होते हैं। वाह, बहुत अच्छा तरकीब निकाला है, बहुत बढ़िया। अब तुम अच्छे से बच्चों को घर ले जा सकती हो। मेरी बहू ऐसी है, जो भी करती है कमाल कर देती है। तुम सास बहू ऐसे ही हमेशा खुश रहो बेटा। बुजुर्ग महिला की बातें सुन के सास बहू हंसती है और फिर वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। तरबूज छतरी के नीचे बच्चे ठंडे रहते हैं और आराम से घर पहुँच जाते हैं। उसके बाद से उन्होंने कभी भी बच्चों को लेके कड़क धूप में नहीं निकला और उनका घर पे ही अच्छे से ख्याल रखा। इस तरह अनामिका अपनी बुद्धि और तरकीबों से सारे गांव वालों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी। सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों का निर्माण करके वो गांव वालों को मदद भी किया करती थी, जिससे गांव वालों का भी बहुत उपकार होता था। इस वजह से गांव वाले उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और इसी तरह अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताती थी।